दोस्तों, एक लड़का और लड़की एक होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद वहां मौजूद शख्स से, रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि मुझे इस होटल में एक कमरा चाहिए जिस कमरे में हम दोनों अपना प्राइवेट समय व्यतीत कर सकें। अब होटल में मौजूद शख्स इन दोनों को एक नज़र देखता है और देखने के बाद कहता है कि क्या आप दोनों पति पत्नी हैं? अब इतना सुनते ही वो शख्स अपने साथ जो लड़की लेकर गया था उस लड़की की ओर बड़े ही हैरत भरी नज़रों से देखता है। अब ये दोनों आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं और इसके बाद कहते हैं कि हाँ, हम दोनों पति पत्नी हैं। अब होटल के रिसेप्शनिस्ट के द्वारा आईडी की मांग की जाती है। ये दोनों अपना अपना आईडी देते हैं और आईडी देने के बाद होटल के रिसेप्शनिस्ट के द्वारा इन दोनों के लिए कमरा नंबर 200 अलॉट कर दिया जाता है। अब उस होटल में कमरा नंबर 200 जो कि ऊपरी मंजिल पर था, ये दोनों वहां जाते हैं और जाने के बाद अंदर से कमरा बंद कर लेते हैं। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद लड़की के चीखने की आवाजें आने लगती है। चूंकि उस लड़की की चीख दूसरी मंजिल से आ रही थी, अब उस लड़की के चीख को सुनकर होटल में मौजूद कर्मचारी उस होटल के कमरे की ओर जाते हैं जिस कमरे को उन लड़का और लड़की के लिए अलॉट किया गया था। मतलब कमरा नंबर 200 की ओर जैसे ही होटल के कर्मचारी भाग कर जाते हैं और वहां जाने के बाद जो नज़ारा, जो सीन, जो दृश्य देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, या फिर यूं कहें कि उन नज़ारे को देखने के बाद उन सब के होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो लड़की कमरा नंबर 200 से बाहर निकलकर दर्द से पूरी तरीके से कराह रही थी, रो रही थी, चीख रही थी। होटल का वो कमरा पूरी तरीके से धुआं से घिर चुका था, चाहे वो हम अंदर की बात करें या फिर उस होटल के कमरे की बाहर की बात करें। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही धुआं कम हुआ, धुआं छटा, उसके बाद एक खौफनाक मंजर वहां दिखाई देता है। आज के इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस होटल के कमरे में हुआ क्या था। जब ये दोनों आपसी सहमति के दौरान उस होटल के मौजूद कमरा नंबर 200 में एंटर करते हैं, पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अंदर से कमरे को लॉक कर लेते हैं और इसके बाद फिर ये दोनों आपस में आखिर ऐसा क्या करते हैं जिसको लेकर उस लड़की को दौड़कर बाहर आना पड़ता है और आने के बाद मदद की गुहार लगानी पड़ती है। वो लड़की दर्द से रो रही थी, चीख रही थी और चिल्ला रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। दोस्तों, एक बेहद ही मर्माहत कर देने वाली घटना, आधुनिकता के इस दौर में प्यार और हवस की एक ऐसी घटना जो मैं आपको बताने वाला हूं। यकीन मानिए, जब इस पूरी घटना को आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार आज के इस आधुनिक युग में प्यार और हवस का एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसको लेकर लड़के ही तो लड़की इस हद तक गुजर जाते हैं जो न सिर्फ अपने आप में शर्मनाक होता है बल्कि खौफनाक और दर्दनाक भी होता है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि जब तक इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे नहीं, कहानी की सत्यता से आप लोग परिचित नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की है और आगरा का ही रहने वाला 30 वर्षीय चंद्रशेखर वो चांदी के ढलाई का काम करता था। चंद्रशेखर बिल्कुल एक आम शादीशुदा जिंदगी व्यतीत कर रहा था। उसके शादी के 10 साल पूरे हो चुके थे, उसके 2 बच्चे भी थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंचन शर्मा भी उत्तर प्रदेश के आगरा की ही रहने वाली थी और वह भी शादीशुदा थी। लेकिन शादीशुदा होते हुए भी उसका वैवाहिक लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था। शादी के कुछ दिन बाद तक तो कंचन के लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद कंचन के साथ उसके पति का अनबन होने लगा और अंततः कंचन इस बात का आरोप अपने पति के ऊपर लगाने लगी। उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, जिस वजह से वह परेशान होकर वहां से सीधा अपने मायके आ गई और मायके आने के बाद वहीं से अपने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में एक केस फाइल कर देती है। अब कंचन के लाइफ में एक तरफ तलाक का केस चल रहा था और दूसरी ओर चंद्रशेखर के साथ कंचन की फेसबुक पे जान पहचान धीरे धीरे बढ़ रही थी। धीरे धीरे हाय हेलो से बातचीत शुरू हुआ। बातचीत होने के बाद इन दोनों की दोस्ती हुई और यही दोस्ती एक समय वो भी आ गया जब प्यार में परिवर्तित हो गया। अब चंद्रशेखर कंचन के केस में उसकी मदद करने लगा।
कंचन को जब भी कोर्ट जाना होता वह चंद्रशेखर के ही साथ जाती और चंद्रशेखर उसे अपने ही साथ लेकर कोर्ट जाता, जिस वजह से इन दोनों में अक्सर मिलना जुलना होता और मिलने जुलने के दौरान ही ये दोनों प्राइवेट समय भी एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक व्यतीत करते। और आखिरकार एक दिन वह भी आ गया जब कंचन का पूरी तरीके से तलाक हो गया। अब कंचन अपनी ज़िंदगी में आज़ाद थी। अब कंचन का अपने पति से तलाक हो जाने के बाद चंद्रशेखर के लिए भी आज़ादी मिल गई और चंद्रशेखर कंचन से अब शादी करना चाहता था, लेकिन यह संभव बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि चंद्रशेखर पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। कहा जाए तो इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं थी। वहीं दूसरी ओर जैसे ही कंचन का तलाक का मामला खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद उसके घर वाले कंचन की दूसरी शादी करने के लिए इधर उधर लड़के की तलाश करने लगे। और किस्मत देखिए, कंचन के घर वालों का प्रयास रंग लाया और कुछ ही दिन बाद एक बढ़िया रिश्ता भी मिल गया और वहीं पर कंचन की शादी तय कर दी गई। लेकिन यह बात जब चंद्रशेखर को पता चला तो वह अंदर से टूट गया। उसकी बेचैनी पूरी तरीके से बढ़ने लगी और वह कंचन से मिलने की एक तरह से यूं कहें कि जिद पकड़ लिया। उसने कंचन को बार बार फोन किया, बार बार मिलने का दबाव बनाया और आखिरकार कंचन चंद्रशेखर से मिलने के लिए अंततः तैयार हो गई। अब उधर 8 अप्रैल को चंद्रशेखर अपने घर से कह के ये निकलता है कि वह कारखाने के काम से बाहर जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कंचन शर्मा अपने घर वालों को यह कह के निकलती है कि मैं मंदिर जा रही हूं। अब ये दोनों घर से निकलने के बाद रावतपाड़ा नामक एक जगह पर दोनों मिलते हैं और वहीं से एक ऑटो लेते हैं और ऑटो में ये दोनों बैठ के सीधा आगरा के होटल पार्क एवेन्यू पहुंच जाते हैं। होटल में उन्हें कमरा नंबर 200 अलॉट किया जाता है और जैसे ही ये दोनों उस कमरे में एंटर करते हैं, एंटर करने के कुछ ही देर बाद जो कंचन थी वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। लेकिन 5 मिनट के बाद जब कंचन वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उस कमरे में कुछ अजीब प्रकार की जलने की दुर्गंध आ रही थी। वो चंद्रशेखर से पूछती है कि ये जलने की दुर्गंध कहाँ से आ रही है, लेकिन तभी वह देखती है कि चंद्रशेखर के हाथों में माचिस था और वह माचिस की तिलियों को जला रहा था। माचिस की तिलियों को जलाते हुए वह कंचन से कहता है कि तुम अभी के अभी अपने पिता को, अपने घर वालों को फ़ोन करो और फ़ोन करने के बाद कहो कि तुम्हें यह शादी नहीं करनी। इस बात पे कंचन घबरा जाती है और चंद्रशेखर को समझाने की कोशिश करती है कि ठीक है, हम घर चलकर बात कर लेंगे, लेकिन होटल में तुम कोई भी तमाशा खड़ा मत करो। लेकिन चंद्रशेखर की आंखों में उस वक्त तर्क और समझदारी नहीं बल्कि कुछ बड़ा कर गुजरने का जुनून था। अचानक ही चंद्रशेखर अपनी बैग से आधा लीटर का एक प्लास्टिक का बोतल निकालता है, जिस बोतल में कोई ज्वलनशील पदार्थ था। वह अपने सिर और शरीर पर उसे डालता है और माचिस का तिल्ली सुलगा देता है। देखते ही देखते चारों तरफ धुआं और आग की लपटें फैलने लगती है। कंचन अब पूरी तरीके से घबरा गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं करे, क्योंकि पूरी तरीके से चंद्रशेखर अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। अब कंचन पूरी तरीके से विवश थी, वह करे भी तो क्या करे। अचानक ही उसे वहां पर एक कंबल दिखता है। उस कंबल को उठाती है और उसी कंबल से चंद्रशेखर के पूरे शरीर को ढकने की कोशिश करती है ताकि आग पे किसी तरह कंट्रोल पाया जा सके। और इस कोशिश में कंचन के हाथ पूरी तरीके से झुलस जाते हैं और वह चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसके चीख पुकार को सुन के होटल के कर्मचारी भी धीरे धीरे वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही होटल के कर्मचारी दौड़ते हुए उस कमरे में पहुंचे, गैलरी में चंद्रशेखर की हालत देखकर सबकी एक साथ चीखें निकल जाती है। कुछ ही सेकेंड में होटल के बाकी के जो गेस्ट थे वो भी बाहर निकल जाते हैं और कुछ ही देर में वहां पर पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। होटल के जो भी कर्मचारी थे उस आग को बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे थे और इसी बीच पुलिस को भी सूचना दी जाती है। लेकिन जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची उसके पहले ही आग को पूरी तरीके से होटल के कर्मचारियों के द्वारा बुझाया जा चुका था और चंद्रशेखर को कंबल में लपेटकर हॉस्पिटल भी भेज दिया गया था। उस वक्त चंद्रशेखर बेहोशी की हालत में था और कहा यह भी जा रहा है 80% से ज़्यादा चंद्रशेखर का शरीर झुलस चुका था। वहीं दूसरी ओर कंचन का इलाज भी उसी हॉस्पिटल में हुआ और सूचना मिलते ही कंचन के पिता वहां पहुंचे और अपनी बेटी को लेकर अपने घर गए। इस मामले में जब पुलिस ने उस कमरे की बारीकी से जांच की तो उसी कमरे में
उन्हें आधा लीटर का एक प्लास्टिक का बोतल मिला और आशंका यह जताई जा रही है कि उस बोतल में पेट्रोल रखा गया था। फिलहाल चंद्रशेखर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और पुलिस इस पूरे मामले में बड़े ही निष्पक्षता से जांच कर रही है और हो सकता है इस पूरे मामले में कुछ और भी बातें निकलकर सामने आए। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है और आपसे यह पूछना भी है कि आज के इस आधुनिक समय के इस प्यार को हम क्या नाम दें। प्यार, पागलपन या फिर कुछ कर गुजरने की एक वैसी भावना जिस भावना के चलते इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। आखिर चंद्रशेखर को मिला क्या? अब उसकी स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। उसका शरीर अब ऐसा हो चुका है कि वह शायद अब किसी से प्यार कर भी नहीं पाए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।